Children, welcome to my English class. Today we are going to study the poem, The Ball Poem from the First Flight book. It is written by John Berryman. Before we begin, let us read the introduction which is given here. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. Now, the Ball Poem is a poem on the first lesson of loss and responsibility that every person has to learn in his or her life. Here in this poem, poet describes about a boy who loses his ball and is overtaken by grief. It is not a ball that can be substituted by another. Why? Because that ball carries his childhood memories. यहाँ पर पोएट ने एक ऐसे बच्चे की बात की है जो अपनी बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते उसकी बॉल जो है पानी में जाकर गिर जाती है। तो उस बॉल के खोने पर उस बच्चे की जो स्थिति होती है, उसकी जो सिचुएशन है, वो इतना ज़्यादा दुख में डूब जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तो यहाँ पर पोएट जो है उसे लेसन देना चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी कई सारी मोमेंट्स आएंगे जब आपकी कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ आपसे खो जाएगी या आपकी कोई भी जो आपका पोजीशन है, जो भी चीज़ आपके पास है जिसे आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको कैसे उस लॉस को बियर करना है, कैसे उस लॉस को सहन करना है। तो पोएट एक बॉल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ में जितने भी लॉस होंगे हमें, तो वो लॉस को हमें कैसे बियर करना है, कैसे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी है और ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार रहना है। सो लेट अस रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Now here poet says कि जो बच्चा है वो अब क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है। What is he to do? अब उसके हाथ में क्या है, वो क्या कर सकता है। उसने देखा कि वो बॉल मैरिली बाउंस करते हुए, खुशी से उछलते हुए, स्ट्रीट से होती हुई बहुत मैरिली खुशी खुशी उछलती हुई वो पानी में जाकर गिर गई है। और जो वो बच्चा है, द बॉय इज़ स्टैंडिंग एंड वॉचिंग दैट बॉल विच इज़ गॉन इन द वाटर। और जो बच्चा है वो शेकिंग विद ग्रीफ ओवर द लॉस, और वो खड़ा खड़ा बस दुख में डूबा हुआ है। एंड ही इज़ अंडर ग्रीफ मीन्स अटर सैडनेस। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. Here poet says कि जब उसकी बॉल पानी में चली जाती है और वो खड़ा खड़ा जब उसे देख रहा है, तो उससे ये कहना कि अरे ऐसी तो कई सारी बॉल्स हैं, ये कहना बिल्कुल यूज़लेस रहेगा, कोई यूज़ नहीं है इसको कहने का। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर सीख रहा है कि कैसे जब हमारी कोई बहुत ही अजीज़ चीज़ हमसे दूर हो जाती है, अब चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो या कोई पर्सन हो, तो जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे सीखेंगे, वो उसे सिखाना चाहता है। इसलिए ये कहना कि अरे और भी तो बॉल तुम्हें मिल सकती हैं, ये कहना बिल्कुल यूज़लेस है। लेकिन जब वो बच्चा उस बॉल की तरफ देख रहा है तो वो डर और दुख में खड़ा हुआ है और
इतना डर और दुख है उसके मन में कि वो एक जगह पर खड़ा रह गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और इतना स्टिफ हो गया है वो कि वो हिल भी नहीं रहा है। ट्रेमलिंग, शेक भी कर रहा है, कांप रहा है, डर से कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और एक टक बस उसी जगह देख रहा है जहाँ उसकी बॉल चली गई है। ऑल इज़ यंग डेज इनटू द हार्बर, और वो क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ बॉल नहीं है, उस बॉल से जुड़ी हुई उसकी कई सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। जैसे आप इमेजिन करिए, कोई बच्चा होता है और उसके जो टॉयज़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं। मतलब जैसे कहिए कि जैसे आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा जैसे मोबाइल है, सपोज़ करिए मोबाइल ही हमारा अगर पानी में गिर जाए तो हमारी कैसी फीलिंग होगी। द सेम फीलिंग दैट बॉय हैज़ नाउ, और वो सोच रहा है कि मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इससे, और वही बॉल मेरी हार्बर में चली गई है। हार्बर इज़ द प्लेस ऑफ वाटर वेयर दैट बॉल हैज़ ड्राउंड, जहाँ पर वो बॉल जाकर गिरी है, पानी का जो किनारा है उसको यहाँ हार्बर कहा गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा। अगर वो डर से और अटल सैडनेस में अगर वो खड़ा हुआ है तो मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा, उसको जाके कुछ कहूँगा नहीं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और उसको ये कहना कि अ डाइम, डाइम जो है एक करेंसी है, 10 सेंट्स के इक्वल होती है। 1 डाइम इज़ इक्वल टू 10 सेंट्स। तो उसको ये कहना कि दूसरी बॉल तो सिर्फ 10 सेंट्स की आएगी, ये कहना यूज़लेस है, क्योंकि पैसे की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि वापस नहीं आ सकती। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब वो इस जगह पर खड़ा हुआ, उसको ये समझ में आ रहा है कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी चीज़ों को किस तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, उसकी वैल्यू करना चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। अब यहाँ पर पोएट जो हैं वो सिखाना चाहते हैं उस बच्चे को, उस यंग बॉय को, कि अपनी ज़िम्मेदारी हमें समझनी है, और ये जो दुनिया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दुनिया है। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस। हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बचपन में हम स्कूल में कई पेंसिल, इरेज़र, कभी पेंसिल खो देते हैं, कभी इरेज़र खो देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पोजीशंस हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा जो सामान है वो सब पोजीशन है हमारा। बड़े होते हैं तो जो हम घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये सारे क्या हैं, पोजीशंस हैं। तो पीपल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो जो हमारा जो भी अचीवमेंट रहा है लाइफ में, तो कभी ना कभी हो सकता है कि लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएँ जहाँ पे हमारा जो अचीवमेंट है वो भी हमसे खो जाए, या जो हमारे पोजीशंस हैं जो हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं, जो लोग जिन्हें हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो हमसे दूर हो जाएं या कहीं चले जाएं। तो हमें उस सिचुएशन को डील करने की जो शक्ति है वो हमें आज जो लेसन मिलेगा, इस बच्चे को आज जो लेसन मिलेगा वो लेसन उसको जीवन भर याद रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं करेगा। इस लॉस को सहना वो सीख जाएगा। तो इसीलिए पोएट उसको ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, रियलाइज़ कराना चाहते हैं, इसलिए वो उसको दूसरी बॉल लाकर नहीं देना चाहते। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और उसको ये भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई अचीवमेंट हमसे दूर हो गई है, या हमारा कोई बहुत नियर एंड डियर वन हमसे दूर हो गया है, तो वो हम उसको दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, और पैसा इसमें कुछ भी नहीं काम आएगा। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और इस तरीके से वो सीख रहा है। उसकी जो डेस्परेट आइज़ हैं, मीन्स जो डिसअपॉइंटेड आइज़ जो हैं उसकी, वो देख रही हैं उस बॉल को, और वो उस बॉल को देखते हुए सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। तो उसको इस चीज़ की नॉलेज हो रही है कि किसी चीज़ को खोने पर उसकी हमें वैल्यू कैसे करनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ खो जाए तो उसको हमें उस लॉस को कैसे सहना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप, और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में उसको सहन करते हुए हमें कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहिए।
knowing what every man must one day know and most knows many days how to stand up। और इसी तरीके से हर इंसान जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखता है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे लॉस से ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं और लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर पाते हैं। तो एक छोटे से इंसिडेंट को यहाँ जॉन बेरीमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमें भी हमारी लाइफ में जितने भी लॉस आएंगे उनको बियर करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। So the message given by the poet is to learn to overcome the pain of loss and move on like every other person। Now let us talk about some poetic devices used in the poem। The first poetic device used here in the poem is alliteration। Alliteration, as you know, that it is the repetition of a consonant sound in the consecutive words। Let us see the instances in the poem। If we see this line, man must, ball, back। So here the repetition of ba sound and ma sound is there। You can see ma sound with man, must, and ba sound in ball, back। So this is called alliteration। Second poetic device used in the poem is anaphora। Anaphora, as you know, anaphora is the repetition of lines with the same words in two or more consecutive lines। So if we see the poem from the beginning, we will find that the first two lines begins with what, and if we see again, it is used merrily two times in the second, third and fourth line। So the use of the same words in consecutive lines is called anaphora। So we have come to the end of this poem। I hope you have understood the poem well। Thanks for watching।